आरएसएस के गढ़ नागपुर में, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर के अंदर कांग्रेस 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में एक महारैली करने जा रही है और इसको लेकर के बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर 139वां कांग्रेस का स्थापना दिवस होगा और उस दिन कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस आरएसएस के गढ़ नागपुर के अंदर, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, वहां पर एक बड़ी महारैली करने जा रही है और इस बड़ी महारैली के अंदर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं के साथ में 10 लाख कार्यकर्ता जुटने का इसमें दावा किया गया है। और यह खबर एक तरह से उन सब लोगों के लिए झटका है जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद और बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, इसके बाद में कांग्रेस अब हाशिए पर चली जाएगी। तो कांग्रेस यहां पर काउंटर करती हुई नजर आ रही है और एक बड़े धमाके के तौर पर आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस एक बड़ा धमाका करती हुई यहां पर नजर आ रही है। 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया गया है। अब सोचिए जरा, कांग्रेस किस तरह से ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगातार फैसले ले रही है। इस खबर को आगे मैं आपको बताता हूं, क्या इसमें जानकारी अभी तक निकल करके सामने आई है, आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन ताबड़तोड़ कांग्रेस के फैसले देखिए आप कुछ दिनों में। कल ही एक फैसला लिया गया जिस फैसले में कहा गया कि डोनेट फॉर देश के नाम से कांग्रेस एक अभियान चलाएगी जिसमें देश भर से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से, नागरिकों से पैसा इकट्ठा करेगी ताकि 2024 का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ा जा सके और बीजेपी को हराया जा सके। दूसरा ताबड़तोड़ फैसला कल रात को निकल करके सामने आया जब जीतू पटवारी और कांग्रेस ने अपनी नया नेतृत्व 50 साल से कम के नेताओं को वहां पर जगह दी, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के अंदर उपनेता बनाया। तो ये सारी चीजें कांग्रेस की ताबड़तोड़ फैसले के रूप में यहां पर देखी जा रही हैं और कांग्रेस अभी 19 तारीख को ही, आज 17 तारीख है, कल 18 और परसों 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के अंदर अशोका होटल में एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो ये सब कुछ अब 8-10 दिनों के अंदर, अभी पिछले 3 तारीख को जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आए, उसके बाद में एक मायूसी जरूर दिखी एक विपक्ष के खेमे में, लेकिन अब अगले 10 से 12 दिन के अंदर पूरा माहौल एकदम से तेजी से बदलता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए इस खबर में मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस स्थापना दिवस पर नागपुर में महारैली होगी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को कांग्रेस इस महारैली में कांग्रेस के 10 लाख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य इस रैली में उपस्थित रहेंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ में बैठक में जानकारी दी है। और महाराष्ट्र के नेताओं ने क्या कुछ दावे किए हैं आगे मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोग कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। चुनाव, राज्य के चुनाव के नतीजों से इसको देखा जा सकता है। वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि नागपुर में भव्य रैली को हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता इसको संबोधित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नेताओं की मांग थी कि केंद्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र, खास करके विदर्भ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां पर पार्टी के लिए चुनावी संभावनाएं हैं। अब जरा इस खबर को विस्तार से समझिए। कांग्रेस कह रही है कि हम एक बड़ी महारैली करने वाले हैं और ये महारैली हम लोगों के अंदर, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने के लिए करेंगे क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिला है। अभी 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पार्टी को मिला है तो कांग्रेस पार्टी को मिला है। बीजेपी से भी 10 लाख ज्यादा वोट मिला है। वो बात अलग है कि 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन वोट सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला है। और ऐसे में कांग्रेस के नेता वो कहीं से भी अपने कार्यकर्ताओं का
मोराल जो है वो डाउन नहीं होना देना चाह रहे हैं और इसीलिए एक बड़ी रैली का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। और खास करके महाराष्ट्र में, अब जरा इस बात को समझिए, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और जिस तरह से शिवसेना के अंदर दो फाड़ कर दी गई, एनसीपी के अंदर दो फाड़ कर दी गई, लेकिन एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में नहीं टूटी। सबसे पहले कयास कांग्रेस पार्टी के बारे में लगाए जाते हैं कि अगर विधायक टूटेंगे, विधायक बिकेंगे तो कांग्रेस पार्टी के टूट जाएंगे, कांग्रेस के बिक जाएंगे। ये बात लगातार बार बार कही जाती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने दिखा दिया महाराष्ट्र में कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कद्दावर पार्टी एनसीपी, शरद पवार के भतीजे, वो उनके हाथ से निकल गए और शरद पवार कुछ खास उसमें नहीं कर पाए। एनसीपी और इसी तरह से शिवसेना के अंदर से एकनाथ शिंदे को तोड़ करके बीजेपी ले गई और उनको सीएम बना दिया। वहां पर उनको डिप्टी सीएम, उनके भतीजे को, शरद पवार के भतीजे को डिप्टी सीएम अजीत पवार को बना दिया। चक्की पीसिंग, फला फला सारे बयान आपको याद है। मोदी जी कह रहे थे एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी, और वो नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी के नेता को उठा करके 2-3 दिन बाद में ही, जब मोदी जी छाती पीट पीट करके वहां पर दावा कर रहे थे, उसके 2-3 दिन बाद में ही उठा करके वहां पर डिप्टी सीएम बना दिया। तो एक तरह से दोनों पार्टियों में फूट पड़ी, दोनों पार्टियों के नेताओं को तोड़ा गया, दोनों पार्टियों के विधायकों को तोड़ा गया। लेकिन अगर कोई नहीं टूटा, एकजुट रहा, तो वो कांग्रेस पार्टी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता वो नहीं टूटे और अब कांग्रेस इसको मौके के तौर पर देख रही है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें वहां पर ताकत लगानी चाहिए जहां पर हमारी ताकत है। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, उनका जो है वो मुंबई और आसपास के क्षेत्र में खास करके उनका वोट है वहां पर, और विदर्भ के क्षेत्र में कांग्रेस का वोट है और इसीलिए कांग्रेस विदर्भ के क्षेत्र में फोकस कर रही है और वहीं पर नागपुर में ही इस बार ये बड़ी महारैली का आयोजन किया है। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ी खबर है और कांग्रेस निश्चित तौर पर इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब इसमें देखिए 10 लाख कार्यकर्ताओं की जो है वो दावा किया गया कि 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। 2024 के लिए नागपुर से चुनावी शंखनाद होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेता नाना पटोले ने दावा किया है कि नागपुर रैली में राज्य भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। पटोले ने कहा कि लोकसभा चुनाव सिर्फ 3 महीने दूर हैं। यह रैली उन चुनावों को जीतने के लिए सभी हितधारकों में उत्साह भर देगी। बता दें कि इस रैली को एक तरह से चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। इस दिन पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत तेज करेगी। अब सोचिए, आगाज ही कांग्रेस का इतना भारी भरकम होने जा रहा है। इस तरह से एक बड़े धमाके के तौर पर कांग्रेस आगाज कर रही है, तो इसका अंजाम क्या वाकई वो भी इतना ही जबरदस्त होगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कैसे वो 2014-2019 उसको पीछे छोड़ते हुए, उसको दरकिनार करते हुए 2024 के अंदर अपना दमखम दिखाए। और अगर कांग्रेस ने दमखम दिखाया तो बाकी की इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, निश्चित तौर पर उनका भी दमखम दिखेगा और फिर उसके बाद में हो सकता है कि 2024 में मोदी की विदाई कांग्रेस करवा दे। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाई तो फिर इंडिया गठबंधन की बाकी की पार्टियां वो मजबूत होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बाकी की पार्टियों का जो वोट है वो अलग अलग पॉकेट में है, उनके राज्यों में है। लेकिन कांग्रेस का वोट पैन इंडिया है। वो केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। वो बात अलग है कि अगर हिंदी पट्टी में आते हैं जब, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कांग्रेस का जो जनाधार था एक वक्त में, अब वो पूरी तरह से जो है वो एक तरह से हाशिए पर है। अब कांग्रेस को यहाँ पर कम से कम एक सुखद, एक संतोषजनक, एक सम्मानजनक स्थिति में यहाँ पर आना होगा, तब जाकर के आप दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, केरल में 20 में से 19 सीट कांग्रेस की आती है। कर्नाटक में इस बार डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। खास करके डीके शिवकुमार को जिस तरह से संगठन की कमान सौंपी हुई है और डीके शिवकुमार को खास तौर पर यह जिम्मेदारी दी है कि आप 2019 के लिए काम करेंगे। और उसके बाद में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस इस बार अच्छी
सीटें देख रही है कि कम से कम एक पार्टी ऐसी है जिसको हम ये पेश करें कि ये पार्टी टूटी नहीं है। बाकी सब पार्टियों के अंदर सेंधमारी हुई, लेकिन कांग्रेस में सेंधमारी नहीं हुई है। तो इस बात को हम जोर शोर से गाजे बाजे के साथ में लोगों के बीच में पहुंचाए और फिर उसके बाद में लोगों को वोट देने के लिए, वोट डालने के लिए यहां पर बोले। अब ये सारी चीजें, कांग्रेस की ये सारी चीजें कितना किस हद तक लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करती हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ फैसले जरूर ले रही है और वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह के फैसले वो 2024 तक आपको लेने पड़ेंगे। जहां जिस चीज की जरूरत लगे उसको लेकर के आइए, जहां जिस चीज की लगे कि यहां पर यह चीज भारी हो रही है उसको हटा दीजिए। उसमें अगर आप सोचने विचारने में समय को खराब करेंगे तो फिर समय आपको खराब कर देगा। और शायद ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बात का अंदाजा खूब आसानी से हो गया होगा कि अगर समय रहते कुछ कड़े फैसले ले लिए गए होते, समय रहते अगर कुछ बड़े फैसले ले लिए गए होते, तो शायद ये हालत नहीं होती जो आज कांग्रेस की 3 राज्यों के अंदर है, सरकार होती। और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, इसको छत्तीसगढ़ ने बता दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लेकर के हर जगह पर यह तस्वीर निकल करके आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हर हाल में बन रही है। लेकिन यह बताया गया कि ओवर कॉन्फिडेंस ने भयंकर तरीके से पार्टी को अंदर खाने चोट पहुंचाई और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो ओवर कॉन्फिडेंस और फैसलों को ना लेना, ये दोनों तरीके से कांग्रेस को अपने आप को इससे बाहर निकालना है। और अगर कांग्रेस की भारत यात्रा भी राहुल गांधी इस बीच में निकालने का, जिस तरह से खबरें बीच बीच में आती हैं, अगर वो भी होता है तो फिर उसके बाद में कांग्रेस यहां से जो है वो इस मुहिम को आगे बढ़ा सकती है। एक बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दो राय नहीं है। 2024 का चुनाव वो बिल्कुल अलग होगा। वो ना 2014 का चुनाव है, ना 2019 का चुनाव है। 2014 में नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों की एक उत्सुकता थी कि पता नहीं मोदी क्या कर देंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, मोदी की तरफ से दावा किया गया, लोगों ने यकीन कर लिया। 15 लाख रुपए देंगे, लोगों ने यकीन कर लिया। सबको मकान देंगे, लोगों ने यकीन कर लिया। महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होंगे, लोगों ने यकीन कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी, यकीन कर लिया लोगों ने कि पता नहीं कौन आ रहा। और मीडिया से कैसी ब्रांडिंग करवाई गई कि गुजरात का पता नहीं क्या कायाकल्प कर दिया और अब देश का कायाकल्प हो जाएगा। तो 2014 का जो वोट था वो एक अलग तरीके का वोट था। उसके बाद 2019 का जो वोट है वो एक अपने आप में अलग तरीके का वोट है। 2019 में बहुत हद तक संभावनाएं थी कि देखिए कांग्रेस इस बार ठीक ठाक करेगी, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का तालमेल अच्छा दिख रहा है, सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तो सारी उम्मीदें जो है लगकर जो है इकट्ठी करके जो है देखी जा रही थी। लेकिन इसी बीच में एक पुलवामा का अटैक होता है और उसके बाद में एक ऐसी लहर चलाई जाती है, राष्ट्रवाद, सेना और इस तरह से सब कुछ उसका घोलमेल करके, कि उसके बाद में वोट कहां का कहां चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए करो और मरो का चुनाव है और बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बचाने और बढ़ाने का चुनाव है। या तो अपने आप को बीजेपी अगर यह सोचेगी कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो बचाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा देगी कि बचा करके हम अपने आप को कम से कम रखें और कम से कम 272 का जो आंकड़ा है 300 के आसपास हम अपने आप को कैसे न कैसे करके गठबंधन के साथियों के साथ में मिला करके या किसी न किसी तरीके से हम इस आंकड़े तक अपने आप को जरूर रखें। या अगर बीजेपी को यह लग रहा होगा कि नहीं, इस बार के चुनाव में 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है, उस चीज का एक फायदा लेते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी को, उसकी तस्वीरें घर घर में, गांव गांव में पहुंचाई जाती हैं, लोगों को ट्रेन भर करके, बस भर करके अयोध्या ले जाया जाता है, तो उसके लहर पर सवार होकर के बीजेपी ये सोचेगी कि हम अपने आप को 400 पार करें। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, इस समीकरण में अगर हम देखें तो 2024 का चुनाव अपने आप में बिल्कुल अलग है। विपक्ष की तरफ से करो और मरो, अब नहीं तो कभी नहीं, इस तरह की थीम के ऊपर यह चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है कि अभी नहीं अगर कर पाए तो फिर यह मान करके चलिए कि कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर विपक्ष केवल और केवल भारत में एक औपचारिकता भर के तरह से होगा, चुनाव होंगे, विपक्ष रहेगा, लेकिन विपक्ष सरकार में आ पाए इसको लेकर के अपने आप में जो है वो विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा है कि फिर
आप ये मान करके चलिए कि गुजरात की तरह से बस मोदी बीजेपी ही फिक्स हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, टटोलेंगे, खंगालेंगे, तो इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव वो बेहद अलग है। वो 2024 का चुनाव 2014 की तरह से या 19 की तरह से नहीं है कि आएगा तो मोदी ही। विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और अब विपक्ष के पिटारे में क्या है ये देखने वाली बात है। अब जब परसों रैली, ये परसों गठबंधन होने वाला, ये परसों जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, तो उस बैठक में क्या निकल करके सामने आता है, उस बैठक में क्या होता है, उस बैठक में क्या कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य पार्टियों के साथ में मिल करके वहां पर एक अच्छा तालमेल दिखता है। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आपकी पटना में एक बैठक हो गई, आपकी बेंगलुरु में एक बैठक हो गई, आपकी मुंबई में एक बैठक हो गई और चौथी बैठक आपकी दिल्ली में हो रही है। अब आपको सीट शेयरिंग पर काम करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग पर काम करिए, बताइए आप लोगों को क्या दे सकते हैं। केवल ये नहीं चलेगा कि ठीक है मोदी को हटाना या उससे काम नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा आप लोगों को क्या दे रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती तो क्या मिलेगा लोगों को। और ये हवा हवाई नहीं चलेगा। आपको बाकायदा एक रोड मैप दिखाना पड़ेगा कि हां ये हमारा रोड मैप है, ABCDEF, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि ए मुद्दा हमारा ये है, बी मुद्दा हमारा ये है, सी मुद्दा हमारा ये है, डी ए पॉइंट है हमारा, ई पॉइंट ये है। एक एक पॉइंट वाइज आपको लोगों को बताना पड़ेगा। नौजवानों के लिए फिक्स ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे। हर तबके को आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पिटारे में क्या है और वो जल्दी करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग का काम आपको फाइनल करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। और सीट शेयरिंग के बाद में आपको लोगों को आप क्या देंगे वो भी फाइनल करना पड़ेगा। और अब ज्यादा मीटिंगों का जो है वो खेल बचा नहीं है। अभी दिसंबर का जो है वो आखिरी चल रहा है। अब 19 तारीख को जब बैठक होगी तो आप मान करके चलिए 10-11 दिन दिसंबर के बचेंगे। और 10-11 दिनों में क्या मानते हैं आप? 10-11 दिनों में जो आप बात कहते हैं उस बात को गांव देहात तक ले जाने के लिए आपको 10-11 दिन लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहां पर बैठक हुई और 10 मिनट में आपके पास में मीडिया है, आपके टीवी है, वो आपको 10 मिनट में गांव देहात तक लोगों तक पहुंचा देंगे। और सोशल मीडिया के भरोसे अगर आप रहेंगे केवल और केवल कि ठीक है कुछ चैनलों पर बात हो रही है उससे बात बन जाएगी, तो मुगालते में रहेंगे। देश बहुत बड़ा है, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के नीचे तक मैसेज पहुंचेगा और तब जाकर के चीजें जो है वो बाहर निकल करके सामने आएंगी। और ये सब कुछ फटाफट करना पड़ेगा, वक्त नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद में तो आचार संहिता लग जाएगी और अप्रैल में 10 तारीख के आसपास पहली वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान वो 10 तारीख के आसपास होगा। अब विपक्ष को इसलिए ताबड़तोड़ तरीके से काम करना पड़ेगा और भारी भरकम तरीके से अपने आप को बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो घर बैठ जाइए। बगैर फिर अपना पैसा, अपनी ताकत मत खराब कीजिए, क्योंकि यह चुनाव इतना आसान नहीं है कि आपको यह लगे कि हमने एक बड़ी चीज कर दी, बड़ी ताकत लगा दी और बड़ी ताकत लगाने के बाद में अब आपकी जीत सुनिश्चित है, या एक मोर्चे पर हमने जबरदस्त काम कर दिया, या मान करके चलें कि आपने एक बढ़िया शानदार मैनिफेस्टो लेकर के आ गए और वो समय से ही आपने घोषित कर दिया उसको और उसके बाद आप घर बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको हर मोर्चे पर 100% देना पड़ेगा। हर मोर्चे पर, मैनिफेस्टो के मोर्चे पर आपको मैनिफेस्टो समय से लेकर के आना है, सीट शेयरिंग समय से करनी है। और इसमें अब वो नहीं चलेगा कि वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। मीटिंग से बाहर निकल करके आम आदमी पार्टी कुछ और बोल रही है, समाजवादी पार्टी कुछ और बोल रही है, कांग्रेस कुछ और बोल रही है, टीएमसी कुछ और बोल रही है। ये नहीं चलेगा। बात एक बार जो अंदर हो गई वो अंदर बात फाइनल हो गई। और उसके बाद में इधर उधर टीवी पर, इस पर ये जो प्रवक्ताओं को इधर उधर लड़ाने की जो स्कीम होती है, लड़वाया जाता है, बताया जाता है फलाना नेता फलाना प्रवक्ता के जरिए कुछ बुलवा रहा है, खिलवा रहा है, सब बंद करना पड़ेगा वो। क्योंकि अब इलेक्शन मोड में देश जा रहा है और इलेक्शन मोड में जब देश जा रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हां, अगर कांग्रेस पार्टी आज कह रही कि 10 लाख कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे तो 10 लाख आपको कार्यकर्ता इकट्ठा करना पड़ेगा। वहां पर मैसेज ये जाना चाहिए 29 तारीख को पहले पन्ने की खबर
उसमें इतना धमाका होना चाहिए, इतनी गूंज होनी चाहिए वहां पर, इतना लोग वहां पर इकट्ठा होना चाहिए, इतनी भीड़ वहां पर होनी चाहिए कि पहले पन्ने पर, अखबारों के पहले पन्ने पर ये खबर छपने के लिए मजबूर हो जाए कि नागपुर में 15 लाख लोग जुट गए। 10 लाख का दावा किया गया था, लेकिन 15 लाख लोग वहां पर जुट गए। आपको यह दमखम दिखाना पड़ेगा, और अगर यह दमखम आप दिखाएंगे तो फिर देखिए लोग भी जुटेंगे। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं है कांग्रेस के पास। विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को आया है तो कांग्रेस पार्टी को आया है, और यह वोट तब आया है जब आप राजस्थान में अपना झगड़ा जो है वो खत्म नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में आप जो है वो झगड़ा अपना खत्म नहीं कर पाए, या झगड़ा नहीं भी कहें तो ये कहें कि ताकत से जो है जिस तरह से पूरा एक कंधे से कंधा रगड़ करके चुनाव जो लड़ना चाहिए था वो चुनाव ना करके आपने जो है वो एक चुनाव को इस तरह से बना दिया कि चुनाव तो हमारी थाली में आकर के रखा हुआ है, हमको तो बस उसको टाइम जैसे ही वो होगा तो उसको बस तोड़ करके खा लेना है। तो वैसे नहीं होगा। अगर गुमान में रहेंगे, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, खत्म उसके बाद। और अगर आखिरी तक जूझने के लिए लगे रहेंगे, आखिरी तक टकराते रहेंगे, तो फिर उसके बाद में देखिए कैसे पासा पलटता है। तो बहरहाल कांग्रेस ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का यहां पर जो दावा किया है, और यह भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि पहली ही रैली, इतनी बड़ी रैली वो नागपुर के अंदर आरएसएस के गढ़ में करने की जो बात कही है, क्या वाकई कांग्रेस को यह चार्ज कर सकता है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा बूस्टअप यहां पर दे सकता है? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।